आदाब, आप सभी लोगों का स्ट्रेट लाइन में स्वागत है। लद्दाख में चाइना इंट्रूड किया है, कितना इंट्रूजन हुआ है, वो तमाम खबरें आप तक आ रही हैं और उसके बाद इस समय स्थिति क्या है वो भी आप तक पहुंच चुका है कि आहिस्ता आहिस्ता चाइना ने अपने ट्रूप्स विड्रॉ करने शुरू किए हैं। हालांकि जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं उनका इसके मुतल्लिक कुछ और कहना है, लेकिन ये समझने की कोशिश करेंगे आज हम कि आज से लगभग 30 साल पहले लद्दाख में हमारी सेना की क्या पोजीशन थी, चाइना के साथ हमारे रिश्ते कैसे थे और चीनी फौजियों के साथ कितनी इंटरेक्शन हमारी हुआ करती थी। मेरे साथ इस वक्त हैं ब्रिगेडियर कंवल लखनपाल। ये उस समय लद्दाख में पोस्टेड रहे हैं जिस समय वो हमारी पोजीशन नहीं थी, जो पोजीशन मिलिटरीली आज 2020 में हमारी है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ ब्रिगेडियर कंवल लखनपाल। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आप कब पोस्टेड रहे हैं चाइना, माफ़ कीजिएगा, लद्दाख में कब से कब तक पोस्टेड रहे हैं? मैं 1979 में यहाँ जम्मू में ही ब्रिगेड मेजर था 19 ब्रिगेड का। यहाँ से प्रमोशन के ऊपर लद्दाख स्काउट में गया था और वहाँ जाके लद्दाख स्काउट की कमांड ली थी। लद्दाख स्काउट एक पूरे दुनिया की सबसे बड़ी इन्फेंट्री बटालियन थी उस वक्त और इसकी स्ट्रेंथ थी तकरीबन 2540 और लद्दाख के इलाके में यही एक यूनिट थी जो कि पूरी बॉर्डर में डिप्लॉयड थी, जो कि इन कॉन्ट्रैक्ट थी चाइनीज़ के साथ। अच्छा, तो मैं वहाँ पे 79 से लेके 83 तक रहा हूँ। 79 से 83 तक आप पोस्टेड रहे हैं। तो इन 4 सालों में आपको लद्दाख में क्या क्या कुछ देखने को मिला मिलिटरीली? उस टाइम के ऊपर थोड़ी काफ़ी प्रिमिटिव चीज़ें थी। जब मैं उधर गया तो हम पैदल ही जाते थे, कोई सड़क नहीं थी। जैसे पहले व्यांग में जाते हैं जो कि लेह से थोड़ा सा पहले है, वहाँ पे मेरा हेडक्वार्टर था, ट्रेनिंग सेंटर था, पीओए ऑफिस था और रिकॉर्ड भी वहीं था। वहाँ मैं से जाता था तो प्रतापपुर जो कि नुब्रा वैली है में है, वहाँ पे मेरा बटालियन हेडक्वार्टर था। उस वक्त वहाँ पे एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर रहता था, उसकी एक यूनिट तो मेरी 2 कंपनी थी और बाकी 2 यूनिटें थी और डिप्लॉयड थी तुरतक के इलाके में और प्रतापपुर के इलाके में। अच्छा, जैसे आपने ब्रिगेड साहब कहा डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पर थी, अंडरस्टैंड करना चाहूँगा ये कि 1962 में हमारी चीन के साथ जंग हुई। 17 साल के बाद 1979 में जब आप पोस्ट हुए, पोस्ट होते ही सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि पहुंचते ही पहले तो हाई अल्टीट्यूड का इलाका था, पहले तो अपनी ऑक्सीजन की कमी को यूज टू होना था, लेकिन मेरे को वो टाइम नहीं मिला। मेरे को 24 घंटे के अंदर ही पूरी पोस्ट देखने की जरूरत पड़ गई क्योंकि पहले कमांडिंग अफसर जो थे वो जा रहे थे। तो मैंने प्रतापपुर में जैसे ही पहुंचा तो वहाँ से नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही मेरे को सब सेक्टर नॉर्थ में जाना पड़ा। सब सेक्टर नॉर्थ वो है जो कि साई चेन का इलाका है और चाइना के साथ मिलता है। तो वो हमको ससोमा तक गाड़ी में जाते थे, छोटी गाड़ी में। ससोमा से आगे हमको बाई फुट जाना पड़ता था। साथ में घोड़े धोते थे, लेकिन घोड़े में बैठना नहीं पसंद करते थे क्योंकि टांगों में बर्फ़ जम जाती थी, इतनी सर्दी होती थी, तो इससे हम चलना ही पसंद करते थे। तो हमें ससोमा से पहली पोस्ट आती है ऊपर सस्ते ब्रंगसा रास्ते में, वहाँ पे कंपनी थी मेरी एक, वहाँ पे जाकर ठहरा रात को। दूसरे दिन वहाँ से चल के मैं DPO में ठहरा जाके, बेगोल्दी जो है, और रास्ते में 2 पोस्टें और आती थी, काप्शन और ट्रैक, वहाँ पे मेरी ट्रुप थी और ITBP की एक कंपनी थी। DPO में एक प्लटून थी और उसके बाद कराकोरम पास तक जाते थे हम पेट्रोलिंग करने के लिए। अभी पोजीशन ये थी कि कराकोरम पास तक पूरा इलाका जो है वो प्लेन है। आपको शायद सुना भी होगा कि 1962 में वहाँ पे डकोटा जहाज़ उतारा गया था बिना एयरफील्ड के। इट इज़ सच ए टेबल टॉप, बिल्कुल जिसको कहते हैं, वो रेतीला मैदान है। और उस टाइम पे हमारे पास दौलत बेग गोल्दी में सिर्फ एक प्लटून लेस एक सेक्शन थी और वो प्लटून भी जो थी पेट्रोलिंग करने जाती थी कराकोरम पास तक। अभी कराकोरम पास से तकरीबन थोड़े किलोमीटर दूर के ऊपर ही वो जो हाईवे बना है चाइना से पाकिस्तान का, वो निकलता है। वो हमारी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वहाँ पे, क्योंकि वो हाईवे को हमको ओवरसी करना है किसी भी इलाके से। तो उसके अलावा चाइनीज़ के जो 10 टनर ट्रक थे वो भी बिल्कुल बॉर्डर तक आ जाते थे। बॉर्डर तक जहाँ तक वो घूम सकते थे, घुमाते थे गाड़ियाँ और वापस चले जाते थे। और हम भी अपनी पेट्रोल लेके बॉर्डर तक जाते थे। अनफॉर्चुनेटली इस इलाके में कोई डिस्टिंक्टली मार्क्ड
बाउंड्री नहीं है हमारी, मैकमोहन लाइन जिसको आप कहते हैं। आपका अंदाज़ा और है, उनका अंदाज़ा और है। हम शायद उसको 500 मीटर और आगे समझते हैं, वो चाहते हैं कि 500 मीटर हमारा इलाका उनके पास जाए, तो वो गलतफहमी चलते आ रही है 62 से। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा 1979 से लेकर 83 तक आप 4 साल वहाँ रहे हैं, कभी चीनियों के साथ किसी किस्म का कोई मतभेद हुआ हो, कोई झगड़ा किसी जगह हुआ हो, या किसी जगह उन्होंने इंट्रूड किया हो, या किसी जगह उन्होंने अंदर आकर बंकर बनाए हों, या किसी जगह उन्होंने रहना शुरू किया हो? मेरी बटालियन के इलाके में, जो कि चोर बाटला से शुरू होती थी, करगिल से गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका जो था वो मेरे सामने पड़ता था। तुर्तक में हमारी पोस्ट जो थी वो उस इलाके को देखती थी। उसके बाद हम कराकोरम पास में जाते थे, कराकोरम पास से सियाचिन का इलाका शुरू हो जाता है, और उसके बाद अक्साइचिन का जो प्लेन इलाका है वो भी शुरू हो जाता है। वहाँ से चल के हम आते थे गापशन तक। गापशन के बाद में पोस्टें आ जाती हैं चसूल की और फुकचे की और दैनचौक की। ये तीनों पोस्टें भी मेरे पास थी। 2 कंपनियाँ जो थी वो 114 ब्रिगेड के पास थी, 2 कंपनियाँ 70 ब्रिगेड के पास थी, और तीसरा ब्रिगेड जो था वो लेह में था, और चौथा इंडिपेंडेंट ब्रिगेड जो था प्रतापपुर में था, जिसकी हम हिस्सा थे। तो उस टाइम के ऊपर कोई ऐसी हरकत नहीं हुई जिसमें हमारी कोई आप रंजिश हुई हो। वो अपने आते थे, पेट्रोल करके चले जाते थे। जब वो चले जाते थे तब हम जाते थे अपने इलाके में, पेट्रोल करके हम आ जाते थे। मीटिंग्स ज़रूर होती नहीं है, हमारी 2-3 मीटिंग हुई हैं इस 3 साल के टाइम में, जिनके चाइनीज़ भी आते रहे हैं, लेकिन बड़ी 16 साल से मीटिंग हुई। अगर उनकी पेट्रोल थोड़ी ज़्यादा आगे इंक्लूड करके हमने उनको रोका था, नेक्स्ट टाइम वो आगे नहीं आए। तो उस टाइम पे हमारे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी। 4 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक और चीज़ ब्रिगेडियर साहब, हम उस टाइम कितना तैयार थे, क्योंकि 62 में वॉर हुई थी, 17 साल के बाद हम लोग 17 साल के बाद आप वहाँ पहुँचे, हम कितना तैयार थे? अगर उस टाइम चाइनीज़ इंट्रूड करते या हमें परेशान करते तो क्या पॉसिबिलिटी थी उस टाइम, क्या हो सकता था उस समय? उस समय बॉर्डर को देखने के लिए जो इन कांटेक्ट थी वो मेरी यूनिट थी। ये यूनिट में 12 राइफल कंपनियाँ थी, एक सिग्नल कोर की सिग्नल कंपनी थी, एक ASC की एनिमल ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। इसके अलावा मेरे डॉक्टर ही 54 डॉक्टर अफसर थे मेरे पास, टोटल पोस्ट, और 7 डॉक्टर्स थे मेरे पास। तो इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट बटालियन ऑफ द वर्ल्ड एज फार इन्फेंट्री इज कंसर्न। और मेरा एरिया जो था करगिल से शुरू होता था और उपशी मनाली तक जाता था, हिमाचल तक। बीच में मेरे 2 ITBP कंपनियों अंडर कमांड थी मेरे। तो कोई भी बाहर से आता था VIP, तो इंटरेक्शन हमारे साथ ही होता था, क्योंकि वी आर इन कॉन्टैक्ट। तो बुलाया जाता था डेव हेडक्वार्टर में। GOC 3 डेव वॉज टोटली इन कॉन्टैक्ट विद मी। ब्रिगेड कमांडर तो थे, पीछे उनका ब्रिगेड डिप्लॉयड थे, एक चशूल में था, एक कारू में था, और बाकी डेव हेडक्वार्टर लेह में था। तो मैं हर महीने तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन लेह में जाता था, और बाकी 3 हफ्ते वहाँ जाता था। और एज ए रूटीन हर 3 महीने के बाद में एक साइड से ऑन फुट में जाता था पूरा एरिया देखने के लिए, और वापसी में हेलीकॉप्टर से आता था, क्योंकि एक साइड से ही 15 दिन लग जाते थे पूरा एरिया देखने के लिए। तो उस टाइम पे हमारे पास रोड जो थी वो सिर्फ सोमा तक थी, नुब्रा वैली से। नुब्रा वैली में थाइस एयरफील्ड थी, लेकिन उधर ही छोटे जहाज़ उतरते थे, डोकोटा उतरता था और पैकेट जहाज़ उतरता था। मेरे टाइम में तकरीबन आई थिंक 82 में हरकुलिस अमेरिकन जहाज़ आया था, उन्होंने ट्रायल लैंडिंग की थी वहाँ पे। उसके बाद ही वो इंडक्ट हुआ था हमारे इंडियन एयरफोर्स में। उसके अलावा हफ्ते में एक बार जहाज़ आता था, ड्रॉप करता था सब्जी, और हमको कहीं भी पेट्रोलिंग जाना पड़ता था पैदल जाते थे। आजकल तो वहाँ पे स्लो स्कूटर्स हैं और पूरी गाड़ियाँ जाती हैं आगे तक। बेस जो है सियाचिन का बेस, वहाँ तक बटालियन हेडक्वार्टर ब्रिगेड है, पूरा एक डिप्लॉयड है। तो उस टाइम पे एक ही ब्रिगेड जो था ये पूरा इलाका देखता था। अच्छा। और आज की डेट में वहाँ पे 4 गुना ज़्यादा फोर्स है। अच्छा, इस टाइम कितनी ब्रिगेड्स हैं वहाँ पर, इस पूरे इलाके को देखती हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसके ऊपर कन्फ्यूजन है जैसा आप बता रहे हैं, कितनी ब्रिगेड्स हैं जो हमारी जो उसको देख रही हैं, और क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, इम्प्रोवाइजेशन हुई है पिछले लगभग 27 साल में, क्या कुछ 37 साल में लगभग क्या कुछ बदला है वहाँ पर? देखिए, ट्रुप्स की स्ट्रेंथ आज की जो है एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो मेरे नॉलेज में वो मैं आपको बता देता हूँ। उस टाइम पे हमारा एक डिवीजन था वहाँ पे, 3 डिव प्लस एक ब्रिगेड था टोटल, जो कि पूरे इलाके को देखता था, गिलगित बाल्टिस्तान करगिल से लेकर उपशी मनाली तक। आज की डेट में वहाँ पे 3 डिवीजन हैं, 2 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड हैं, एक आर्मड ब्रिगेड है, एक मैक ब्रिगेड है। तो इस तरह फोर्स लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। तकरीबन 150 टैंक है वहाँ पे, तकरीबन 125 BMP हैं, क्योंकि वो खुला इलाका है,
प्लेन इलाका है, गाड़ियाँ बिना सड़कों को भी चल सकती हैं, क्रॉस कंट्री में जा सकती हैं। तो इस वजह से उन्होंने फोर्स लेवल काफ़ी बढ़ गया वहाँ पे भी। और जहाँ एक कंपनी होती थी वहाँ आजकल एक बटालियन है। सड़कें भी जो हैं इतनी अच्छी बन गई हैं कि आप बेस कैंप जो है सियाचिन का वहाँ तक गाड़ी में जा सकते हैं। हमारे टाइम में आगे हमारे याक चलता था जानवर, वो क्रेविस को सूंघ लेता है, जहाँ क्रेविस आता था वहाँ वो खड़ा हो जाता था। फिर ट्रुप्स जो आगे जाके वो क्रेविस को नंगा करते थे और हम उसको क्रॉस करते थे। आज तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, आज तो आप सैटेलाइट के इमेजरी से देख लेते हैं। और जो सफ़र हम 3 दिन में करते थे आज आप 6 घंटे में कर रहे हैं। अगर आज आपको डीपीओ जाना है तो आप शायद दूसरे दिन पहुंच जाएंगे, और मेरे को 4 दिन लगते थे पहुंचने में, दौलत बेग ओल्डी पहुंचने में। जैसे आपने कहा कि आपको 3 दिन लगते थे दौलत बेग ओल्डी पहुंचने में, ब्रिगेड साहब आप डीबीओ को लेकर, गलवान को लेकर, पैंगोंग को लेकर बहुत सारी खबरें आई हैं। आप क्या मानते हैं कितनी क्रेडिबल ये तमाम खबरें हैं? नेशनल चैनल्स को देखा जाए वो अपनी तरह से सारी कहानी सुना रहे हैं, अगर उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को देखा जाए वो कुछ और कहानी सुना रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या सिचुएशन इस टाइम, व्हाट डू यू एसेस? मैं आज से 3 साल पहले अपने बच्चों को दिखाने के लिए वो इलाका लेके गया था। आई वेंट बाई रोड फ्रॉम जम्मू राइट अप टू लद्दाख एंड पेगांग सो लेक। तो सड़कें तो बिल्कुल ही नक्शा ही बदल गया है। सड़कें फर्स्ट क्लास सड़कें बनी हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं पेगांग सो लेक तक। पेगांग सो लेक में चाइनीज़ के मोटर बोट्स आती थी। पेगांग सो लेक का तकरीबन 3/4 हिस्सा जो है चाइना में के पास है, 1/4 हमारे पास है। चाहे उस 1/4 हिस्से के साथ में हमने पोस्ट बना रखी है, हमारी ट्रुप्स हैं वहाँ पे, और मोटर बोट्स भी हैं। तो मैंने जो वहाँ कमांडिंग अफसर से पूछा कि भाई उनकी मोटर बोट्स अच्छी हैं या हमारी मोटर अच्छी हैं, तो उसने बताया कि उनसे 4 गुना हमारी मोटर बोट चेंज हैं। जब हम नजर ही आती है हम वी जस्ट रन टुवर्ड्स दैट एंड दे पुश बैक। वो कभी हिम्मत नहीं करते थे हमारे इलाके में आने की। जब हमारे ट्रुप्स वहाँ नहीं होते थे या पेट्रोल के बाहर जाते या एक्सरसाइज के लिए बाहर जाते थे, उस टाइम के अंदर वो थोड़ी हिम्मत करके आगे आते थे हमारे इलाके में और वापस चले जाते थे। तो ये पोजीशन है इस वक्त। जैसे आपने ब्रिगेड साहब बताया कि उनके फौजी कब आते थे, लेकिन जैसे अभी सुनने में जो कुछ आ रहा है, क्या चाइना एक कन्फ्रंटेशन हमारे साथ एफर्ट कर सकता है इस टाइम में? क्या कन्फ्रंटेशन होगा? क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो पाकिस्तान की साइबर सेल्स तो पूरा दिन लगे हुए हैं, वो तो जंग भी करा चुके, वो तो सब कुछ करा चुके। तो क्या प्रोबेबिलिटी और क्या पॉसिबिलिटी है? आप चाइनीज़ को कैसे एसेस करते हैं कि क्या वजह है, क्यों वो ये सब कुछ कर रहे हैं कि वो आपकी वैली के अंदर आते हैं, वहाँ पर रुकते हैं और परेशान करने की कोशिश करते हैं? मकसद क्या है असल में? जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि मैकमोहन लाइन जो है वो ज़मीन के ऊपर डिमार्केटेड नहीं है। ये दोनों की एप्रिसिएशन है कि हम कहते हैं मैकमोहन लाइन वो है, वो कहते हैं आगे है। उनके पेट्रोल्स भी इलाके में आते थे, जो इमेजिनरी मैकमोहन लाइन थी उसको क्रॉस किया, आधा किलोमीटर पेट्रोलिंग करके वापस चले जाते थे। हमारे पेट्रोल्स भी जाते थे इमेजिनरी मैकमोहन लाइन को क्रॉस करके उनके इलाके से वापस आ जाते थे। देयर वाज नेवर अ डिजायर टू हैव एनी टेंशन देयर। They were peaceful, but we were crossing international border as conceived by us, and they were crossing the international border as conceived by them. But there was never a desire to confront them or to this thing. जब भी फ्लैग मीटिंग होती थी, बड़ी अच्छी तरह से चाय पीते थे, वो भी खाना वगैरह खाते थे, तो there was never a problem. But now there is a problem because China is seeing India emerging power. China does not want India to become the emerging power in this area. And Chinese can only influence, and unfortunately with this epidemic having come and USA taking a different stance, there is a desire of China, जो कंपनियां बाहर की बैठी हुई चाइना के अंदर, they want to move out from China because they see China as a unstable now future for the commerce business is concerned. So they find India is a very suitable place, peaceful, democratic, and they can establish the industry here. So their desire is now that when the industries are moving out, let the world know that there is a tension in India also with us, Chinese versus India, so that the industries which are considering various countries to establish new places, they don't come to India. Because if they don't come to India, then naturally they will fall back at China. So that is one desire. Now, militarily, India has become much stronger than the Chinese. Army has multiplied by at least 3 times. We are not taking any nonsense from Chinese also now, like Pakistan. If Chinese do anything wrong, we react. We don't sit back and just let them do it.
So Chinese also, they know that the Indian army is not going to take any nonsense, and we react immediately. We don't take orders from Delhi. Orders are with the commanders on the field. They can react. And troop level has also gone up 3 to 4 times. So there are sufficient troops to react to Chinese. Other drawback with the Chinese is that once they come up to the plateau, they have to come down the mountains and come down into the plains of Assam. They will be farther away from the communication backup. And we will be on hills only because our deployment is there. We already have our bases there. Supply bases, जितनी maintenance चाहिए हमको, we are established there. Air Force में भी problem है. Air Force, all the airfields are at a higher altitude. The aircraft, fighter aircraft, payload goes down, drastically down. If we can carry 4 bombs from Assam and go into their area, perhaps they can carry only 1 bomb because of high altitude. Okay. So that problem is also there. And now the new aircraft which we got Rafale, they can go deep into Oxygen area and they can do so. So that also they have to consider. Equally, the sea is also being dominated by Indian Ocean. सर क्या इसको इस तरीके से भी हम देखें कि जब हमने एक स्ट्रैटेजिक फैसला लिया, बहुत सारे लोग तो इसको राजनीतिक फैसला भी कह रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हैं उनके लिए लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना एक पॉलिटिकल कम एक स्ट्रैटेजिक फैसला ज़्यादा है, क्योंकि हमें वहाँ पर कन्फ्रंट करना है चाइना को, और चाइना लगातार तिब्बत की बात करें, हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें या हम नेपाल की बात करें, सब जगह चाइना जो है वो इंट्रूड कर चुका है, पॉलिटिकली इंट्रूड कर चुका है, सोशली इंट्रूड कर चुका है, ये इकोनॉमिकली इंट्रूजन किया है उसने, लेकिन किया ज़रूर है। तो हमने एक स्ट्रैटेजिक फैसला लिया कि हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया, और उसके बाद वहाँ पर जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बनाने की पेस हमने बढ़ा दी, और साथ में हमारी कोशिश शायद वहाँ पर यह भी है कि सीपेक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके ऊपर भी हम नज़र रख सकें कि वहाँ क्या हो रहा है, कहीं वो आने वाले वक्त में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं बनेगा। क्या आप मानेंगे कि चीनी अगर इतना ज़्यादा बौखलाए हुए हैं उसकी एक वजह यह भी है कि भारत ने इतना बड़ा स्ट्रेटजिक फैसला कैसे किया, और अब सारी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, मिलिट्री की कॉन्सेंट्रेशन कम से कम जो होगी वो लद्दाख में होगी, और लद्दाख से चाइना को कन्फ्रंट किया जाएगा, जैसे एक्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि वी कैन फाइट अ टू प्रोंग्ड वॉर, दो फ्रंट्स पर हम वॉर लड़ सकते हैं। क्या ये मेरा एनालिसिस करेक्ट है या इसमें आपको लगता है कि कुछ और भी है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया की पावर जो है इट्स मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स। बट वी वर इन 62, वी आर मच अहेड ऑफ दैट। 62 we had to perhaps listen to them. Today we can react equally and dominate all the sectors. We have that much capability now. And Pakistan is in bad shape. That also must be taken into account. Pakistan is not able to react militarily. He can only do terrorism, militancy, to disturb us, to have some forces deployed towards Pakistan also. But we have sufficient forces to tackle Chinese at the same time. But do you see that the decision of turning Ladakh into a union territory has actually resulted in Chinese, doing all these things on the borders? No, Ladakh turning into Chinese, they were never coming up to Chushul. They came in 62. And Chushul also they got on the nose. Major Shaitan Singh was there from Commander Regiment. He fought there. And similarly, Chinese have never got a thing that they want to dominate. It is only because of Dalai Lama the tension came when he passed over from Tibet to this side. And now they want to dominate. If they want to become the leader of this area. They have got now emerging India as their competent. They still want that corridor to the sea through Pakistan should be not dominated by India. And they should be able to use that. The other corridor is through Siliguri. If they can open another road through Siliguri, then they are open to sea because it's a landlocked country, Chinese. Right. So they have no opening to the sea. So their economic strength, their navy will become much stronger if they have an opening to the sea. So that is basically their interest. Okay. And today, deny that importance to India, which is now, because of disturbance in China, because of this virus, a lot of industries are coming. And they are already wrecking or surveying areas where they can establish it. So if not 100%, at least 20, 30, 40% industry, small or bigger, will come to India. And that will give us more economic strength. लेकिन क्या आपको लगता है, जैसे मैंने आपको पूछा कि क्या लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना आप इसको एक पॉलिटिकल फैसला मानते हैं या स्ट्रेटजिक फैसला मानते हैं? Ladakh has been a part of India right from
time immemorial. You would recollect that Zorawar Singh went and captured Ladakh. He captured Hunjanagar. But what do you think? Was it a strategic decision or a political decision? It is a strategic decision. Because we cannot afford Chinese to come right up to Seychelles, come up to Tolbeg, they come to Nubra Valley. After Nubra Valley, there is only one range, Saltaro Range. They cross Saltaro Range, they go into the sea. So we have to keep them at a distance. तो आखिर में ब्रिगेड साहब क्या देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा? बहुत सारे लोग बहुत सारी अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन क्या कोई प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है कि अगर इकोनॉमिक स्ट्रेन चाइना में पे ज़्यादा पड़ता है और इंटरनल कोई प्रॉब्लम उनको होता है तो क्या वो बॉर्डर्स पे डिस्टर्ब कर सकते हैं? डिस्टर्ब कर सकते हैं, बट नॉट फाइट ए ओपन वॉर. They don't have the capability to fight a open war with India now, because India is not that weak. India is capable of facing them. लेकिन हमें ये भी तो ध्यान में रखना होगा ब्रिगेडियर साहब कि चाइनीज़ जो मिलिट्री है वो कितनी स्ट्रांग है, उसके पास क्या कुछ है, कितना कुछ है, उसकी असेसमेंट अमेरिका को भी नहीं है और बाकी वर्ल्ड को भी नहीं है, बिकॉज चाइना ने पूरा इन्फॉर्मेशन के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल करके रखा हुआ है. दूसरा, वॉर का मुझे लगता है जैसे फौजियों का एक रहता है कि वॉर में फौजी अक्सर अपना जो प्रतिद्वंद्वी होता है, जो जिसके साथ जंग लड़नी होती है, उसकी असेसमेंट उसको पूरी होती है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या हैं. तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि चाइनीज़ की स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है? Chinese, their in numbers they are more than us, but fighting spirit they don't have. They have not fought a war for a long time. Fought a war after 62, and we have been fighting right through from 62 till today in Valley, in East. Our troops are deployed. They are so experienced. Their urban area warfare, they have a lot of knowledge. Is there anything that we can learn from Chinese? Anything that we can learn from China? Obviously, they are not going to learn anything from us. No, the point is you perhaps would be knowing that we also have a strike corps now. Yeah. Only raised to fight the Chinese, whichever sector they come in Ladakh or East. So that is also available. We have the Air Force capability to lift a brigade at a time, which was not there at that time. लेकिन क्या ब्रिगेड साहब एक बात और आप मानेंगे कि चाइनीज़ को शायद एक प्लस हमारे मुकाबले में ये है कि एक ही गवर्नमेंट है, एक ही पार्टी है, दूसरी कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बनाना, कोई रीजनल कंसेंसस नहीं बनाना, कोई स्टेट्स को नहीं पूछना कि जंग लड़ें कि नहीं लड़ें. व्हेनेवर दे विश टू गो फॉर अ वॉर द प्रेसिडेंट विल से एंड दे विल गो फॉर अ वॉर. आपको क्या लगता है कि इस फॉर्म की जो सिंगल पार्टी सिस्टम है, क्या आपको लगता है कि हमारे जैसे देश के लिए भी सिंगल पार्टी सिस्टम वुड बी द बेस्ट सूटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां कम से कम हम डिसाइसिव होंगे, जल्दी फैसले लेंगे? In my opinion, single party system will only work where you want to expand, where there are no criticism involved. The commander takes a decision and the army goes. And there is no second party which is going to confront that decision. So India has no thinking of expanding. India is satisfied with its own territory. We want to protect what we have. And take perhaps POK, which is our area, which is under the occupation of Pakistan, which when the opportunity comes, I don't think government will spare it. So we are preparing for that opportunity, and we are prepared for Chinese to confront them and stop them from achieving their aim. बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये थे ब्रिगेडियर कंवर लखनपाल. आपने चाइना को लेकर जो बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में हैं, उनको लेकर इनके तमाम जवाब सुने और ये भी सुन लिया कि लद्दाख में आज से 30 साल पहले, 31 साल पहले पोजीशन क्या थी और आज वहाँ पर पोजीशन क्या है. बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये है स्ट्रेट लाइन पर कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए जो इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास है जिन लोगों ने उस एरिया में सर्व किया है, जो इस पूरे बॉर्डर एरिया को समझते हैं और जो ये भी समझते हैं कि चाइनीज़ आर्मी कैसे काम करती है. दीजिए इजाज़त. आदाब.